अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भी दो बड़ी खबरें आई हैं, जिनमें सबसे बड़ी खबर यह है कि गुज़िश्ता तकरीबन 8 साल से पाकिस्तान के तकरीबन हर अहम आईनी और सियासी मुकदमे का हिस्सा रहने वाले, नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में मॉनिटरिंग जज बनने वाले, सियासतदानों की ताहयात नाअहली, डैम फंड, सूमोटो के दायरा इख्तियार, सीक्रेट बैलेट, पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने, पंजाब असेंबली के स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देने, पंजाब में इलेक्शन कराने, मुल्क भर में इलेक्शन की तारीख देने, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कलअदम करार देने और ऑडियो लीक्स कमीशन को खत्म करने जैसे फैसलों का हिस्सा रहने वाले, सियासी नोयत के मुतअद्दिद मुतनाज़े फैसले देने वाले और सिर्फ 10 महीने बाद मुल्क के चीफ जस्टिस बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा आज अचानक सामने आया है, लेकिन इसका एक पस मंजर भी है। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद तीसरे नंबर पर होने की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे, जो आजकल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई के 22 खबरों में है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल आगे बढ़ा रही थी और जस्टिस एजाजुल एहसन उससे मुसलसल इख्तिलाफ कर रहे थे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को किसी तफ्तीश के बगैर ही बेगुनाह करार दे रहे थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ही गलत करार दे रहे थे। परसों जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक तवील इख्तिलाफी नोट लिखकर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का भरपूर दिफा किया, मगर कल अचानक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफा सामने आ गया। लेकिन इसके बावजूद आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शरीक ही नहीं हुए और शाम में अचानक उनके इस्तीफे की खबर आ गई। सदर मुमलिकत के नाम इस्तीफे में जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के तौर पर और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करने का एजाज मुझे मिला। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मजीद काम करना नहीं चाहता और इस्तीफा देता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन 15 सितंबर 2009 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। 6 नवंबर 2015 को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और 28 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे और फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के पूरे 2 महीने बाद 29 अगस्त 2016 को इमरान खान ने पनामा पेपर्स की बुनियाद पर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। इस अहम तरीन आईनी और सियासी मुकदमे को सुनने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जस्टिस एजाजुल एहसन जूनियर होने के बावजूद उसमें शामिल थे। फिर एक हैरत अंगेज पेशरफ्त हुई जब बेंच का जूनियर तरीन रुकन होने के बावजूद जस्टिस एजाजुल एहसन को नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में मातहत अदालत के ऊपर मॉनिटरिंग जज बना दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और गुलजार अहमद के अदवार में भी जस्टिस एजाजुल एहसन अहम बेंचेस में शामिल होते रहे। इस हवाले से कुछ हकाइक का जायजा लेते हैं। 28 जुलाई 2017 को पनामा स्कैंडल में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं हो सकता, जिसके साथ ही नवाज शरीफ के पार्टी सरबराह रहने का रास्ता बंद हो गया। यह फैसला देने वाले बेंच में भी जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे और इसके अलावा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सियासत का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2018 में एक और मुतनाज़ फैसला दिया और वो फैसला ये था कि जो शख्स आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हुआ है उसकी नाअहली ताहयात रहेगी और यह फैसला हालिया सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है। और जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया था उसके अराकीन में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस सज्जाद अली शाह शामिल थे। इसी तरह जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दयामीर भाषा और मेमन डैम के लिए फंड कायम करने से मुताल्लिक एक मुतनाज़ फैसला दिया और जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया उसके अराकीन में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। इसके अलावा दिसंबर 2018 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी की नाअहली के हवाले से दरख्वास्त दायर हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इस बेंच के अराकीन में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। 2021 के आगाज में जब जस्टिस काजी फायद ईसा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तरक्याती फंड के इजरा का नोटिस लिया तो फरवरी 2021 में उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और उस बेंच में भी
जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल किया गया। फिर इसी बेंच ने एक गैर मामूली फैसला जारी करके जस्टिस काजी फाइज ईसा को इमरान खान के केसेस सुनने से ही रोक दिया। हालांकि इमरान खान ने ऐसी कोई इस्तदा भी नहीं की थी, उसके बावजूद रोक दिया। और उसके बाद मार्च 2021 में एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ और सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक राय मांगी गई कि क्या आइन के मुताबिक इन इंतखाबात को सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए या ओपन बैलेट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होने चाहिए और फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने अख्तियाती फैसले से इख्तिलाफ किया था और सदारती रेफरेंस को वापस कर दिया था। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि सिर्फ चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट के सूमोटो दायरा कार का इस्तेमाल कर सकता है। जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया उसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। और फिर 2 फरवरी 2022 से 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल के दौर में जस्टिस एजाजुल एहसन हर अहम आईनी और सियासी मुकदमे का हिस्सा रहे। चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने अहम सियासी केसेस को मखसूस बेंचेस के सामने ही लगाया और यहीं से हम ख्याल जजिस की इस्तिलाह ने जन्म लिया, जिसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ही शामिल थे। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर कौमी असेंबली की तहलील को गैर आईनी करार दिया और फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदू खेल शामिल थे। फिर मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ब्रांच में हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस ले लिया और यह खुद नोटिस चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने एक जज की सिफारिश पढ़ लिया और इस हवाले से जो बेंच तश्कील दिया गया उसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। इसी तरह मई 2022 में ही एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ जिसमें पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालने पर वोट मुस्तरद होंगे या इन्हें गिना जाएगा, इस हवाले से राय मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक मुतनाज़ फैसला दिया और करार दिया कि पार्टी लाइन्स के खिलाफ वोट डालने पर वोट मुस्तरद होंगे। और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदू खेल ने इस हवाले से इख्तिलाफी नोट लिखे और इस फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया। मई 2022 में ही पीटीआई को डी चौक पर एहतजाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पैरवी न करने पर जब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर हुआ तो इस हवाले से जो बेंच बना उसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। जस्टिस याया अफरीदी ने तो इस केस में अपना जहन वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान पर तौहीन अदालत लग सकती है, लेकिन बेंच के बाकी अराकीन इस मामले को दबाकर बैठ गए और आज तक इस केस का फैसला नहीं हो सका है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दिया और जो वोट पार्टी लाइन के खिलाफ परवेज इलाही के हक में दिए गए थे उन्हें तस्लीम करके परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला करार दे दिया गया। फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए खुद नोटिस लिया और जो बेंच बनाया गया उसमें चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस जमाल मंदू खेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। फिर अप्रैल 2023 में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अक्टूबर 2023 तक इलेक्शन की तारीख रखने के फैसले को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया और खुद पंजाब में 14 मई को इलेक्शन की तारीख रखी जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया और इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। फिर अप्रैल 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तिल कर दिया और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। अप्रैल 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को बातचीत के जरिए इलेक्शन की एक मुत्तफिका तारीख तय करने का फैसला जारी किया और फैसला जारी करने वाले बेंच में एक बार फिर चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। मई 2023 में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनने वाले ऑडियो लीक्स कमीशन के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें भी जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। फिर जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कानून सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स को गैर कानूनी करार दिया और जिस बेंच ने उसे कलअदम करार दिया
उसमें भी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने दौर में एक और अहम बेंच भी बनाया था और उस बेंच ने रवां बरस 23 अक्टूबर को 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही की थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से बेशतर केसेस में कुछ मखसूस जजेस को ही बेंचेस में देखा गया, जिनमें सर फहरिस्त जस्टिस एजाजुल एहसन रहे। जबकि रोजनामा द न्यूज़ में शाया होने वाली एक तहकीक में इंकिशाफ हुआ था कि गुज़िश्ता 7 साल में 4 चीफ जस्टिस के अदवार में 1957 रिपोर्टेड केसेस के जायजे से यह पता चला है कि 1957 केसेस में से 134 अहम केसेस में जस्टिस एजाजुल एहसन सबसे ज्यादा यानी 63 केसेस का हिस्सा रहे। यानी गुज़िश्ता 7 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से जो सबसे ज्यादा अहम सियासी केसेस का फैसला करते आ रहे हैं, उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन आगे आगे रहे हैं। बहुत से मुतनाज़े उनके फैसले रहे हैं। और फिर 26 अक्टूबर 2024 को यानी इसी साल सिर्फ 10 महीने बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन आज अचानक उनका इस्तीफा सामने आ गया है, जिसके बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह अक्टूबर में अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और नवंबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर लिखा है कि इज्जत तो नहीं बची, पेंशन और मराहत और दौलत बच गई। हम सियासतदान खुद भी रुलते हैं, फैमिली भी अजाब झेलती है, न तनख्वाह न पेंशन न मराहत और जेल का चांस हर वक्त। कैसा निजाम है, तराजू पकड़ने वाले हाथ साइल और फरियादियों की जेब में होते हैं और लूट का माल घर ले जाने की खुली छुट्टी पाक सरजमीन को सबसे ज्यादा नापाक तराजू पकड़ने वाले हाथों ने किया। अहम बात यह है कि पहले जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुसलसल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का दिफा करते रहे, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस देने से मुसलसल गुरेज करते रहे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हक में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे आईनी इदारे के खिलाफ इख्तिलाफी नोट लिखते रहे। परसों उनका इख्तिलाफी नोट सामने आया, लेकिन कल जैसे मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफा सामने आ गया, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई खत्म कर देगी और जैसे मज़ाहिर अली नकवी बकिया सारी जिंदगी पेंशन और मराहत के साथ आराम से गुजारेंगे। लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से मुतालिक भी बड़ा फैसला कर लिया। करप्शन और मिसकंडक्ट के इल्जामात पर गुज़िश्ता रोज मुस्ताफी होने वाले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफा सदर मुमलिकत ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए मज़ाहिर अली नकवी को भी एक और मौका देने का फैसला किया है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ओपन इजलास शुरू हुआ तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक ही नहीं हुए। तहम इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान शरीक थे। कार्रवाई के आगाज में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि क्या जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के वकील ख्वाजा हारिस या उनके जूनियर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस को बताया गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से काउंसिल में कोई पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को इस्तीफा पढ़कर सुनाने की हिदायत की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफा पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या काउंसिल जस्टिस एजाजुल एहसन के बगैर कार्रवाई कर सकती है या अगले सीनियर जज को लेना होगा। अटॉर्नी जनरल ने राय देते हुए कहा कि काउंसिल को अगले सीनियर जज को शामिल करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जस्टिस एजाजुल एहसन काउंसिल में शमूलियत से मुआज़रत कर चुके हैं। अगले सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह दस्तयाब हैं या नहीं मालूम करना होगा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की दस्तयाबी से मुताल्लिक मालूम करने की हिदायत करते हुए रिमार्क दिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर दस्तयाब हुए तो दोबारा काउंसिल बैठेगी। आइन के आर्टिकल 209 की शिक 3 के तहत काउंसिल में अगर कोई जज ना हो तो अगले सीनियर जज को शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मंसूर अली शाह की दस्तयाबी तक काउंसिल का इजलास रोक दिया और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ाने या रोकने पर मामलत की हिदायत कर दी। इसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल हो गए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हाउस फुल हो गया है। काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि जज का इस्तीफा आखिरी मरहले पर दूसरे शो कॉज नोटिस के बाद आया। जज के इस्तीफे की 2 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत यह कि जज के खिलाफ शिकायत झूठी थी, प्रेशर में आकर इस्तीफा दिया। दूसरी सूरत में जज के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त है, वो सामना नहीं करना चाहते थे। जज की बरतरफी का सवाल अब गैर मुतल्लिका हो चुका है। अभी तक काउंसिल ने सदर मुमलिकत को सिर्फ रिपोर्ट भेजी थी। अगर इल्जामात साबित हो जाते तो काउंसिल सदर मुमलिकत को जज की बरतरफी के लिए लिखती। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाहशुदा साख की सर्जरी
हम कैसे करेंगे? क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? आइन पाकिस्तान अवाम के लिए है। अटॉर्नी जनरल ने राय देते हुए कहा कि अवामी एतमाद का शफाफियत से बराह रास्त ताल्लुक है। काउंसिल के सामने सवाल यह है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर असर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जून 2023 में फैसला दिया कि जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ शिकायती मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी गई। काउंसिल में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आईनी दरख्वास्त 2020 में दायर हुई और फैसला 2023 में हुआ। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि साकिब निसार के मामले में तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, जबकि अब हो चुकी है। इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी राय नहीं दे सकती है। काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता दे कि बरतरफ करने लगे हैं और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल की इस बारे में क्या राय है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपनी नौयत का पहला मामला है जिसका सामना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर रही है। कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। जो फैसला जून 2023 में आया वो 2 रुकनी बेंच का था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद आईनी मामलात पर यह बेंच फैसला नहीं दे सकता था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने रिमार्क दिए कि हम यहाँ अपनी खिदमत के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत सब इदारे अवाम के जवाब दे हैं। अगर ये चीज सब सीख लें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। सोशल मीडिया और मीडिया पर शोर था कि क्या हम इतने बुरे हैं, सुप्रीम कोर्ट की साख भी तो खतरे में पड़ी। जैसे मसूद अली शाह ने रिमार्क दिए कि जज ने इस्तीफे में लिखा कि पब्लिक में मामलात होने की बिना पर काम जारी नहीं रख सकते। इस्तीफे से तासुर मिलता है कि जज को इंसाफ की तवक्को नहीं थी या यहाँ कोई ड्रेकोनियन सिस्टम चल रहा है। इस मामले को देखना होगा। मामला हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई कल भी जारी रखने का फैसला करते हुए मुस्ताफी जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को आगाही का नोटिस जारी करके एक और मौका दे दिया और करार दिया कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई शुरू कर दी तो राय देना होगी। जज का इस्तीफा काउंसिल को राय देने से नहीं रोक सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा केस में काउंसिल ने बार बार शो कॉज करके जज को मौका दिया। मुमकिन है कार्रवाई की वजह से जज दबाव में हो, मुमकिन है जज के खिलाफ शिकायत गलत हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पब्लिक का वक्त और पैसा काउंसिल की कार्रवाई पर लग चुका है। हर इदारे की ताकत उसकी शफाफियत और खुद एहतसाबी पर मुनहसिर होती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मजीद करार दिया कि मज़ाहिर अली नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। मज़ाहिर अली नकवी के वकील ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। कल दिन 11:30 बजे शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इस पूरी सूरत हाल में फिर अचानक हमें नजर आया कि जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा शाम में सामने आ गया। क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी और मज़ीद जान साहब हमारे साथ मौजूद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मज़ीद जान साहब, 2 दिन में 2 जजेस रिजाइन कर गए हैं। जिन्होंने आज रिजाइन किया, जैसे एजाजुल अहसन, वो 10 महीने बाद इस मुल्क के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। परसों एक इख्तलाफी नोट सामने आता है जस्टिस एजाजुल अहसन का, जिसमें वो कहते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो कार्रवाई है और जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही बेसलेस हैं। और फिर अगले दिन मज़ाहिर नकवी रिजाइन कर जाते हैं। उसके अगले दिन आज फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती है और फैसला किया जाता है कि सिर्फ रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। थोड़ी देर बाद खबर आती है जस्टिस एजाजुल अहसन रिजाइन कर जाते हैं। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या इससे कोई इतला थी भी? क्या हुआ? देखिए, जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपने इस्तीफ़े को जोड़ने की कोशिश की है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के साथ, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक तहरीरी नोट भी लिखा है ताकि ये तासुर दिया जाए कि शायद सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़ जो एक बकौल उनके गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है वो असूलों की खिलाफ वर्जी है। और इसी वजह से जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी आज ही की तारीख में अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया है। मगर हैरानी की बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान का ताकतवर तरीन जज होता है, कानूनदान होता है, उसमें शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने इस्तीफ़े में कम से कम इतना ही लिख देते जितना जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने लिखा था कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें उनको इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं, ड्यू प्रोसेस नहीं, तो इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने तो यहाँ तक नहीं लिखा कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पे रिज़ाइन कर रहे हैं। वो एक पर्सनल वजूहात भी नहीं बताना चाह रहे थे और जो हकीकी वजूहात हैं इस्तीफ़े की वो भी नहीं बताना चाह रहे थे। और जो पस पर्दा अगर कोई वजूहात हैं जो 10 महीने बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, इसके बावजूद भी इस्तीफ़ा देने पर वो मजबूर हुए, उन पस पर्दा वजूहात को भी वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। लगता ये है कि शायद कोई बहुत बड़ी वजह है जो ना तो जस्टिस एजाजुल अहसन सामने लाने के लिए तैयार हैं और ना किसी और ज़रिए से वो वजह सामने आने को
है। तो मेरे ख्याल में ये एक मौका था जिसका फ़ायदा उठाया जस्टिस एजाजुल एहसन ने, वगरना जो माजी में जस्टिस एजाजुल एहसन का जो कंडक्ट रहा है एज अ जज और पनामा बेंच के वक्त से जो बतौर निगरान जज वो मशहूर हुए, और उनके मशहूरी की वजह वो बतौर मॉनिटरिंग जज उन्होंने जो एहतसाब अदालतों के ट्रायल की निगरानी की, और उस दौरान एक एहतसाब अदालत के जज की वीडियो सामने आई जिस तरह वो ब्लैकमेल हुए। तो और उसके अलावा चंद दूसरे फैसले भी थे जिनमें 63A का फैसला था, जिनमें इलेक्शन कमीशन को तलब करके फिर पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के लिए सुओ मोटो के हवाले से फैसला था। और इसी तरह फिर उन्होंने बाद में भी जो फैसले दिए जो मनपसंद बेंच का, हम ख्याल बेंच का हिस्सा होते हुए वो फैसले देते रहे। तो मेरे ख्याल में ये तमाम माजी था जो अब उनको हॉन्ट कर रहा था, और लग ये रहा है कि जो इलेक्शंस अभी आने वाले हैं 2024 में, उससे पहले शायद किसी सियासी जमात के पास उनके इस माजी के किरदार के हवाले से कुछ ऐसे शवाहिद और सबूत सामने आ रहे थे कि जो लामहला उस सियासी जमात ने इस्तेमाल करना था अपने आप को विंडिकेट करने के लिए। तो उससे पहले ही जस्टिस एजाजुल एहसन को या तो मुत्तला कर दिया गया था, उनको ख़बरदार कर दिया गया था। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इतना बड़ा फ़ैसला किया क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है कि सिर्फ 10 महीने की बात थी जिसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। इसके बावजूद भी अगर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और कोई वजह भी नहीं बता रहे, तो यकीनन ये कोई इतनी बड़ी वजह होगी जो शायद जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो बताने के काबिल भी नहीं। गमशेदी साहब, ज़ाहिर ये अफवाहें तो गर्दिश कर रही थी कल के नकवी साहब के इस्तीफे के बाद, हालांकि वो भी अनएक्सपेक्टेड लग रहा था कि कुछ और भी होने वाला है, मगर कोई शिकायत नहीं अभी जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ। शिकायत का आना, प्रोसेस चलना, ये सारे मामला वक्त लेते हैं। 10 महीने आपके जज बनने में हो, क्या समझ आ रहा है, क्या ऐसा हुआ कि रिजाइन कर गए अचानक? देखें शहज़ेब, अगर आज जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई जब आगे बढ़ाने का फैसला किया है, इस फैसले से वो इख्तलाफ कर रहे थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की होने वाली जो मीटिंग थी उससे पहले एक गैर रस्मी इजलास के अंदर, जिसमें ये मामला आया कि एजाजुल एहसन चाहते थे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ये जो कंप्लेंट है ये अपडेट कर दी जाए, लेकिन मेजॉरिटी व्यू जो इसके ख़िलाफ़ था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस इजलास के अंदर नहीं बैठूंगा, और फिर वो इजलास की कार्रवाई हुई और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उसके अंदर शामिल हुए। और जब ये फैसला हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी बावजूद इस्तीफ़ा देने के किसी भी जज के, तो फिर उसके बाद जो है वो ये इस्तीफ़ा जो है वो लिखा गया और भिजवा दिया गया। लेकिन जाहिर है कि ये मालूमात ऐसी नहीं है। अगर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का रेफरेंस जो है वो आगे बढ़ता है और जिन काउंट्स के ऊपर उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं उनमें एक मामला ऑडियो लीक का भी है, जो कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और साबिक एक जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान हुई थी। अब मसला ये था कि उसके बाद फिर एविडेंस होनी थी और उसके बाद ही आज खुद नोटिस लिया गया, उस बेंच को शेयर कर रहे थे जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ। तो फिर ये किसी मरहले और स्टेज के ऊपर अगर ये रेफरेंस आगे चलता तो फिर उस वक्त जो है बहुत सारी सूरत हाल अजीब व गरीब पैदा होती, या उसमें ऐसे कौन से हक़ायक़ या चीज़ें सामने आती। लेकिन इसके अलावा भी जो है अंडर करंट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के कानों तक ये बातें ज़रूर पहुंच रही थी कि कुछ मटेरियल जो है वो इस हवाले से इकट्ठा किया जा रहा है और शायद कोई रेफरेंस वगैरह जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन या किसी और के खिलाफ आए। साहब, और साहब क्या इतलात हैं, बात यहाँ रुक जाएगी या बात और आगे बढ़ेगी, कुछ मज़ीद शख्सियात की तरफ भी जा सकती है? देखिए, ये बात रुकने वाली नहीं है और ना ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी जुडिशल काउंसिल रुकने वाली है। जैसे कयूम ने कहा कि ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो साबिक जज हैं उनके ख़िलाफ़ जब ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो और बहुत से नाम भी यकीनन आएंगे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसमें लगता है कि वो तमाम जजेस जो किसी ज़माने में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हम ख्याल बेंच होते थे या जिन्होंने पनामा केस के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत को गिराया और वो बाकायदा इस्तेमाल हुए, उन तमाम जजेस की बारी भी आनी है। मगर एक बात तय है कि पनामा बेंच के जो 5 जजेस थे
अब और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखी थी और ये बीज बोए थे उस नफ़रत के कि जिस नफ़रत को एक सियासी बयानिया का नाम दिया गया था, उन 5 जजेस में से जस्टिस एजाजुल एहसन आखिरी डायनासोर थे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जा चुके हैं। अब पनामा चैप्टर का बाब एक लिहाज से जजेस की हद तक ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, मगर जो अदम तवाज़ुन और अदम इस्तेहकाम उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में पैदा किया था वो अदम इस्तेहकाम अभी भी ख़त्म नहीं हो पा रहा। और जब तक वो अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा तो इन जजेस के जो माजी के कारनामे हैं वो यकीनन ज़ेर बहस भी रहेंगे और किसी न किसी जुडिशल फोरम पे ज़ेर गौर भी रहेंगे। मुझे लगता है कि जो आखिर में एक फ़ैसला दिया गया था फ़ौजी अदालतों के हवाले से, वो एक आखिरी कोशिश थी, वो डूबते को तिनके का एक सहारा था जिसमें वकला की कुछ तंजीमों की हिमायत हासिल करने की कोशिश की गई। और ये भी एक तासुर मिलता है कि इन चंद जजेस ने आखिरी वक्तों में वकला को मुनज़्ज़म करके एक वकला तहरीक की शक्ल देने की भी कोशिश की थी, मगर बज़ाहिर जिसमें वो नाकाम हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर एक तब्दीली आई। क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार की क़ियादत थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे चंद जजेस से मिलकर कुछ ऐसा माहौल पैदा कर रही थी कि जिससे जो सियासी अदम इस्तेहकाम था उसको तक़वियत मिल रही थी। तो अब आने वाले वक्तों में यकीनी तौर पे लगता है कि जुडिशल काउंसिल कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। न सिर्फ जुडिशल काउंसिल बल्कि जो फ़ैसले माजी में कुछ किए गए हैं उन फ़ैसलों के हवाले से भी मज़ीद फ़ैसले हो सकते हैं। आप कहिएगा क्या मामला सिद्दीकी साहब, क्या इतलात हैं? आगे बढ़ता नजर आता है यहाँ से शख्सियात की सूरत में भी और इसके अलावा इन 2 जजेस के हवाले से भी? देखिए शाहजेब साहब, ये बात तो तय है कि कुछ मामला जो हैं वो रुकेंगे नहीं, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर शफाफियत आ रही है उसमें ये मामला और ज़्यादा आगे शायद कुछ और शख्सियात भी जो हैं उनकी तरफ ये रुख जो है वो मोड़ा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया का इदारा एक ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे 1 या 2 लोग जो हैं वो किसी तरह से कुछ चीज़ों को मैनेज या मैनिपुलेट कर सके हों। तो ख़दशात तो जाहिर किए जा रहे हैं कि इसके बाद, क्योंकि आप देखें ना कि जिस तरह से साकिब निसार साहब के दौर के बाद से, आसिफ खोसा साहब के दौर के बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया और जिसकी वजह से इस इदारे का वक़ार जो है दिन ब दिन मजरूह होता चला गया, और यहाँ तक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा वाज़े तौर के ऊपर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। और एक हिस्सा वो था जिसके बारे में सियासी तौर पर फप्ती कसी जाती है कि ईमानदार और ईमानदार जजेस के हवाले से। तो अब जो मामला है ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे रुकेगा नहीं, हमें और भी बहुत सारे सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले हैं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का पहला रिव्यू मंजूर कर लिया है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पहला रिव्यू मंजूर कर लिया है, जिसके तहत अब पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान का पहला रिव्यू IMF के बोर्ड से, एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूव हो गया है। स्टाफ लेवल मुआहिदा पहले ही हो गया था, तवक्को की जा रही थी कि आज ये खबर सामने आएगी, जिसकी वजह से मार्केट्स में इस्तेहकाम भी था, मार्केट्स इस खबर को इनकॉर्पोरेट भी कर रही थी। अहम खबर सामने आई है, पाकिस्तान ने सारे अहदाफ हासिल किए, IMF का बोर्ड मुतमईन रहा और IMF ने पाकिस्तान के लिए पहला रिव्यू मंजूर कर लिया है और इससे पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर जो पहले ही मुस्तहकम हो रहे थे, स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब से ऊपर चले गए थे, उनमें भी बेहतरी आएगी। और IMF के जब पैसे आएंगे तो उसके बाद और भी मजीद इदारों से पैसे आने की तवक्को है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद मुस्तहकम होंगे। वापस आएंगे आज की अहम खबर पर। हमारे साथ हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। इसके अलावा शहजाद शौकत साहब मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहजाद शौकत साहब, ये किस तरह देख रहे हैं? 2 दिन 2 जजेस ने रिजाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट की हद तक एक बुरी खबर है, अच्छी खबर है, क्या किस तरह देख रहा है सुप्रीम कोर्ट बार इसे? देखें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इसमें मौक़िफ़ ये है कि जाहिर है हम किसी भी अपने फाजिल जज साहब का इस्तीफ़ा जो है उस पर खुशी का इज़हार तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम इन इस्तीफ़ों पर बहरहाल हमारी रिजर्वेशंस हैं कि इस तरह यकायक 2 जजेस रिज़ाइन कर गए हैं। जहाँ तक मुजाहिर साहब का ताल्लुक है, उनकी हद तक तो हमें समझ में आता है, बिकॉज
ही वाज फेसिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो वो शायद उसको नहीं फेस करना चाहते। लेकिन एजाजुल एहसन साहब ने बगैर किसी वार्निंग के एकदम इस्तीफा देने का फैसला फरमा लिया है। तो बहरहाल हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक अच्छा दिन नहीं है। और मगर जो आपकी जो रिजर्वेशन है वो जैसे एजाजुल एहसन के खिलाफ है कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया, या किसी और के खिलाफ है कि उन्हें रिजाइन देने पर कोई क्यों मजबूर किया, या ऐसा कुछ मामला हुआ? देखिए, मजबूर तो कोई किसी को नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे और जाहिर है कुछ माह बाद ही वाज डेस्टिन्ड टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी रिजर्वेशन ये है कि ये जिस तरीके से जजेस फरार इख्तियार कर रहे हैं अपने मनसब से, ये कोई खुशाइन बात नहीं है। और हम ये समझने से कासिर हैं कि क्या ऐसा प्रेशर था जिसकी बुनियाद पर मुजाहिर साहब की, अब तक मैं फिर कहता हूँ कि हमें समझ में आता है कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला क्यों फरमाया, लेकिन एजाजुल एहसन साहब के लिए तो कोई वजह खास नजर नहीं आ रही थी। एंड आई डोंट नो व्हाई ही डिसाइडेड टू रिजाइन। गॉसिप बहुत सारी इस पर बड़ी देर से गर्दिश कर रही थी, लेकिन मैं उस गॉसिप पर बिल्कुल कान नहीं धर रहा था। लेकिन अब लगता है कि शायद जो लोग बातें पिछले 1-1.5 माह से कर रहे थे वो उनमें कोई सच्चाई यकीनन होगी। वो बातें जो जैसे एजाजुल एहसन के खिलाफ कर रहे थे उनमें कुछ सच्चाई होगी आप पे? जाहिर है आप शाहजेब साहब, आपके मुतालिक तो मेरा तासुर ये है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ आवर जर्नलिस्ट। तो जाहिर है ये सारी बातें आप तक भी पहुंच ही रही होंगी जो जहाँ गुफ्तगू चल रही थी हमारे आम जो इस्लामाबाद शहर के अंदर। तो वो उसमें ये बात थी कि हमें दोस्त बताते थे कि जज साहब भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं इस्तीफा देना। तो मैं बहरहाल इसको रद्द करता था कि जी कोई वजह नजर नहीं आती, वो क्यों इस्तीफा देंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने आज फैसला फरमा लिया, क्या कह सकते। और भाई साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर सिस्टम बुरी तरह जख्मी हुआ है पिछले कुछ सालों में, ये 2 इस्तीफे आना ये क्या अदालती निज़ाम को और ज़ख्मी करता है, हील करता है? आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कहे पाकिस्तान बार काउंसिल की क्या राय है? शाहजेब खानज़ादा साहब, पहले तो आपको ये पता है और बल्कि नाजरीन को भी ये पता है कि पिछले 4-5 सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर उसके असरात अभी तक भी चल रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि पिछले रजीम में जब उमर अताब बंदियार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो एजाजुल एहसन उनके मुतमद खास तस्वर किए जाते थे और हर उस बेंच का हिस्सा होते थे जो कि इम्पोर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल नोयत का होता था, और शायद ही कोई ऐसा केस हो जिसमें वो शामिल ना हो। तो उस हवाले से और फिर पनामा केसेस के हवाले से उन पे एक वो जिस तरह वो मॉनिटरिंग जज के तौर पे उन्होंने काम किया, ये उनके मनसब के बहरहाल मुनाफी था। उनको एक ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल के नैब के केसेस का जो सुपरविजन करनी थी उसको वो इनको अगर इनकार कर देते तो ज्यादा बेहतर था। इस स्टेचर का बंदा, इस स्टेचर की शख्सियत जो कि अब 24 अक्टूबर 2024 को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर जाना था, तो ये कोई मुनासिब नहीं थे। और इसके अलावा जिस तरह मेरे भाई शहजाद शौकत साहब फरमा रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से गॉसिप्स चल रही थी और इन्होंने यकीन नहीं किया। यकीनन आज का दिन अगर आप देखें तो कल जब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा आया और आज उनकी डेट ऑफ हियरिंग फिक्स थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, तो एविडेंस तलब की गई थी। आज हम मौजूद थे और रवायतन तो ये है कि जब इस्तीफा आ जाता है तो कार्रवाई खत्म हो जाती है, लेकिन आजकल रवायतें टूट रही हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज जो इंदिया दिया वो ये दिया कि वो इस मामले को आर्टिकल 209 के तहत चलाना चाहते हैं और अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 209 सब क्लास 6 के तहत सदर पाकिस्तान को देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए या इस्तीफा दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई खत्म हो जाती है। 209 बिल्कुल खामोश है और जो 6 है, 6 सब क्लास 6 उसके तहत इन्होंने रिपोर्ट पेश करनी है और आज यही हुआ कार्रवाई के रिपोर्ट पेश करने के हवाले से कहा गया। फिर चूंकि नकवी साहब मौजूद नहीं थे, उनके काउंसिल भी नहीं मौजूद थे, तो उनको आज कल के लिए नोटिस दिया कि कल वो तशरीफ लाएं
और साथ ही अटॉर्नी जनरल जो कि प्रोसिक्यूटर थे उनको कहा गया कि आज 7 विटनेसेस मौजूद हैं, कल वो हाजिरी यकीनी बनाएं, कल इनकी एविडेंस होगी। तो ये चीज शायद देखते हुए उन्होंने अपने खिलाफ मुमकिन कार्रवाई से अवॉइड करने के लिए, जो कि हो सकता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई मैटर जाए, हमें नहीं पता कि कोई रेडी था या नहीं था, लेकिन जो अब के हालात पता चल रहे हैं ये कुछ शुनीद थी कि शायद इनके खिलाफ भी रेफरेंस आ रहा है, तो वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस से अवॉइड करने के लिए कि रेफरेंस ना फाइल हो और वो उससे पहले अपनी जान छुड़ा ले और इस्तीफा दे के घर चले जाएं, तो ये नजर आ रहा है कि शायद इस वजह से इन्होंने की है। यानी आप इसे एक दबाव का नतीजा नहीं देख रहे हैं कि ऐसा शख्स जो 10 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, आप इसे एक फरार के तौर पर देख रहे हैं? जी, मैं ये समझता हूं कि वो बाइज्जत एग्जिट चाह रहे थे और शायद इसी वजह से वो गए हैं, क्योंकि कल की जो उनकी थी अपना जो उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उसमें भी उन्होंने नकवी साहब का साथ दिया भरपूर और उनके बारे में कहा कि उनको सही टाइम नहीं दिया जा रहा, और फिर आज उन्होंने रिक्यूज किया और आज वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में तशरीफ नहीं लाए, जिसकी वजह से जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल करना पड़ा और फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई उसकी। बहुत शुक्रिया राज़ी, गुफ्तगू आपने सुनी। एक और बहुत अहम खबर है, वो नून लीग के हवाले से आ रही है, मैं बात करेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग ने पंजाब से कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर टिकट जारी करते हुए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद एक नए तनाज़े ने जन्म ले लिया है, क्योंकि नून लीग ने पार्टी टिकटें तकसीम करते हुए अपने ही कुछ अहम वफादार रहनुमाओं को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे रहनुमाओं को नजरअंदाज किया है जो नून लीग के मुश्किल वक्त में उसके बयानिए के साथ खड़े थे, ना एहलियां भुगत रहे थे। साथ ही नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान को भी टिकट जारी कर दिए हैं, जबकि नून लीग ने कुछ हल्के खाली छोड़ दिए हैं, जिन पर काफ लीग और जहांगीर तरीन की पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात हैं। और मुबस्सिरीन ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग पार्टी टिकटों से मुताल्लिक अपने वफादार पार्टी रहनुमाओं को तरजीह देने से ज्यादा जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए फैसले कर रही है। अहम बात यह है कि नून लीग ने अपने जिन रहनुमाओं को पार्टी टिकट देने से इनकार कर दिया है, उनमें दानियाल अजीज, चौधरी जाफर इकबाल, राना एहसान अफजल, आयशा रजब बलोच और हामिद हमीद समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। जबकि फैसलाबाद से तलाल चौधरी की माजी की नशिस्त पर अब तक फैसला नहीं हुआ है कि यह टिकट तलाल चौधरी को मिलेगी या तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नवाब शेर बसेर को मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, नून लीग की तरफ से टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज और आयशा रजब ने आज़ाद हैसियत में नून लीग के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। आम बात यह है कि दानियाल अजीज नून लीग के वो रहनुमा थे जिन्होंने 2013 में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, फिर कामयाब हुए और बाद में वो जारहाना अंदाज में नवाज शरीफ के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ खड़े हो गए। शरीफ खानदान के खिलाफ अदलिया के फैसलों पर खुलकर तनकीद करते रहे, लेकिन 2018 में इंतखाबात से पहले अदलिया से मुतालिक अपने बयानात की वजह से दानियाल अजीज को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। और फिर नवाज शरीफ ने 4 फरवरी 2018 को जलसे से खिताब करते हुए दानियाल अजीज और तलाल चौधरी का हाथ पकड़कर उनका दिफा किया। इस शख्स के खिलाफ भी कंटेम्प्ट की इसको भी अदालत ने 2 दिनों के बाद बुलाया है। अब इसकी बारी आ गई है, अब भाई खुदा का खौफ करें, इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है। बोलो बोलो, ये आपको मंजूर है? फैसला दानियाल, फैसला चौधरी तलाल, फैसला आ गया आपके सामने। ये अवामी अदालत है भाई, खुदा से डरो। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब, जो फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने भी आज पेश हुए हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गजब टिकटों का ऐलान हो गया पंजाब में, तलाल चौधरी पर अभी तक पार्टी कंफ्यूज है, दानियाल अजीज को टिकट दिया नहीं पार्टी ने। ये वो 2 रहनुमा हैं जो पार्टी के लिए बयानिया बनाते हुए डिस्क्वालीफाई हो गए थे, नाअहल करार दे दिए गए थे कंटेम्प्ट में। इसके अलावा गुलाम सरवर के लिए जगह खाली छोड़ दी है, जो कि इतलात आ रही हैं। ये वो गुलाम सरवर हैं जो क्या क्या नहीं कहते थे नवाज शरीफ साहब को। मतलब आप तो कहते थे पार्टी को सीखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम लोटों को टिकट ना दें, ऐसे लोगों को टिकट ना दें जो वफादारियां बदलते हैं, वरना इस तरह सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। मगर आपकी पार्टी एग्जैक्टली ये कर रही। बहुत शुक्रिया शाहजेब। मैं आपकी जो बातें आपने अभी की हैं, मैं उससे इख्तलाफ करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं हूँ। गुलाम सरवर साहब जो हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे और जो उन्होंने सिविल एविएशन के साथ किया या PIA के साथ किया, मैं उसका शाहिद हूँ, ऐनी शाहिद हूँ कि 180 या 185 लाइसेंस जो है इन्होंने कैंसिल किए और उसके बाद जो कोई तबाही हुई PIA की, PIA अभी तक फालिज ज़दा है।
कहीं से उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा। और अल्लाह करे बच जाए, लगता तो ये बंद हो जाएगी। तो ये इस सूरत हाल में जो है हमारा उनको कबूल करना, मैं समझता हूँ कि जो है या खाली छोड़ना कि किसी और पार्टी के लिए, हमने तो नहीं उनको कबूल किया, लेकिन हमने खाली छोड़ी है क्योंकि और पार्टी वहाँ पे अपना कैंडिडेट अगर खड़ा करना चाहती है जिसमें ये सरे फहरिस्त हैं, तो हमारे लिए डेफिनेटली एम्बैरेसिंग होगा। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। मैं इसको, दिस इज समथिंग जो मैं इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। जहाँ तक तलाल चौधरी ने बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर जो है जिन दिनों में हमारी पार्टी पे जो है वो हमला हो रहा था, अंडर अटैक थी, उन्होंने डिफेंड किया। दानिया अजीज साहब ने भी डिफेंड किया। मैं समझता हूँ कि ज्यादतियाँ जरूर होती हैं हर इलेक्शन में, किसी ना किसी वफादार जो है वर्कर के साथ जो है किसी मजबूरी के तहत जो है, या हल्के की मजबूरी के तहत जो है, या इलेक्टेबिलिटी की मजबूरी के तहत जो है जो हो जाती है जाती। ये कोई नई बात नहीं है। मैं तकरीबन सारे इलेक्शंस पे इस किस्म के 2, 4, 5, 6 वाक़यात होते हैं जिसका अफसोस होता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पार्टी की रफाकत जो है उसका एक अपना तकद्दुस होता है। ये नहीं कि अगर पार्टी आपको टिकट देने के लिए सिलेक्ट ना करे, बेशक जाती हो, उसके बाद फिर आज़ाद खड़े हो जाना जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि ये भी ठीक नहीं है। Two wrongs do not make one right। वैसे मगर आईपीपी के साथ क्या ऐसी मजबूरी है जहांगीर तरीन साहब, दीगर रहनुमाओं को एडजस्ट करने की? आपको अगर क्या कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पंजाब में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं चाहिए, आप आईपीपी पे फिर डिपेंड ही कर रहे होंगे ना, जहांगीर तरीन की पार्टी पे डिपेंड कर रहे होंगे जब इतनी सारी सीटों पे उनके साथ एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी तादाद में उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं कर रहे हैं कि वो हम उनसे उनकी जो है 10 नगर उनके हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट हो रही है कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट होगा अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट जो अपने मफादात, सियासी मफादात से बालातर होके नेशनल रिकवरी का एक प्रोग्राम शुरू कर सके, उस बात की ज़रूरत है। और नेशनल रिकवरी के प्रोग्राम में जो है लेकिन मैं एक बात कहूँगा शाहजेब, जिस किस्म के हमारे हालात हो गए हैं खुसूसन पिछले 5, 6, 7 साल में, खुसूसन ये जो 2018 वाला तजर्बा किया गया और उससे पहले जो है वन आफ्टर द अदर जो है 2 धरने हुए, एक 2014 वाला, उसके बाद जो है फैजाबाद का धरना हुआ। उसने हमारा इतना मुजमिल कर दिया हुआ है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कि इस किस्म की बातें जो है ना आपको नजर आएंगी और बड़ी ग्लेयरिंगली नजर आएंगी। मैं बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं जरूर तौजीह पर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस किस्म की एनॉमलीज हैं, इस किस्म की अनफॉर्चुनेट बातें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाद में जो है हम पंजाबी में कहते हैं कि बाज गिरे ऐसी होती हैं जो वह हाथ से बांधते हैं और बाद में दांतों से उनको खोलना पड़ता है। बड़ी आम बात है कि आप खुद बतौर सीनियर रहनुमा ये बात कर रहे हैं। फैजाबाद धरना के हवाले से बात है, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था मैं जाऊंगा कमीशन में और जो बातें कर रहा हूँ वो सारी बातें करूंगा जो बातें मुझे पता हैं। आज गए आप कमीशन में, क्या बातें की आपने? मैंने आज वहां पे हाजिरी दी थी। एक तो मैंने उनको कहा था कि मैंने जाते ही उनसे पूछा था कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ये आप किस तरह मेंटेन करें? उन्होंने कहा जी आप बोलते रहें और हम कंप्यूटर के ऊपर जो है वो टाइप करेंगे जो भी आप कहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अब भी जाऊंगा, दोबारा चला जाऊंगा या लिख के भेज दूंगा। लेकिन वो लगते थे कि मेरी गुफ्तगू सुनने पे कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। वो ज्यादातर इंटरेस्टेड थे कि भी आइन क्या होता है, रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। जो वाकयात हुए जिन्होंने जो है मजरू किया हमारी रियासत को, उन वाकयात में कुछ ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे मुझे। तो आप कह रहे हैं आप बताना चाह रहे थे, उनकी दिलचस्पी नहीं थी, आप बताना चाह रहे थे उस वक्त क्या हुआ फैजाबाद धरने में, मगर कमीशन इंटरेस्टेड नहीं था बात सुनने में? नहीं, वो बार बार पूछ रहे थे कि मीटिंग में रूल्स ऑफ बिजनेस डिस्कस हुए, आइन डिस्कस हुआ। मैं मजबूरन ये बात कर रहा हूं, लेकिन आई वाज अ बिट शाहजेब डिसअपॉइंटेड। मैं चाहूंगा कि मैं जो कहना चाहता हूं, चाहे मैं गलत सलत कहूं, हो सकता है मैं कोई बात कोई अच्छी ना करूं, बुरी करूं या तल्ख करूं,
या जो है इररेलेवेंट करूं, बट आई शुड बी हर्ड। लोगों को पता लगना चाहिए हमारे यहाँ पे जो कमीशन बने हैं हमारी तारीख में 75 साल में किसी का कोई जो है कोई इख्तितामिया नहीं हुआ। उनकी रिपोर्टें क्या हुआ उनमें, चाहे वो एबटाबाद कमीशन है, सलाला कमीशन है, अमूदुरमान कमीशन है, अब ये कमीशन है, तो ये कमीशन का लफ्ज वैसे भी कोई अच्छा नहीं कहता, कोई और नाम रख लेना चाहिए, जो है इस किस्म के नाम अच्छे नहीं होते। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें बड़ा अदलिया का जो है, मुझे अदलिया में सब जजों का तो नहीं, लेकिन मोस्टली मैं अदारे का एहतराम करता हूँ। अदारे में जो बड़े काबिल एहतराम शख्सियतें भी हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे कम काबिल एहतराम है या कुछ काबिल एहतराम नहीं है। तो ये इस किस्म की जो कमीशन जो है, मेरा ख्याल है कि अदलिया को देखना चाहिए कि मैं तो खुले कमीशन में जो मर्जी मुझसे पूछ लें, मैं उसको कहूँगा, और जो मुझे मेरी समझ में मेरी अकल में आता है मैं ज़रूर कहूँगा। अगर वो सुनना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हाजिर हूँ। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि मुझे वो रूल्स ऑफ बिजनेस और आइन का क्या छोड़ा है हमने इस आइन का पिछले 75 साल में, कई आइन बनाए और कई आइन जो है वो पामाल किए। मतलब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ही हो रहा है, आप कह रहे हैं आपको कोई उम्मीद है नहीं इस कमीशन से कि ये ऐसे मंतक के अंजाम तक पहुंचेगा, जो मरकजी किरदार है वो डिटरमिन करेगा। I was disappointed today. I was disappointed. I will still go and attempt. अगर वो सुनना चाहेंगे मुझे मैंने उनको कहा था कि जी मेरा कोई टाइप ही कोई कर ले, लेकिन जो टाइप भी नहीं कर पा रहा था, जो बंदा जो मैं कह रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई किसी वैक्यूम में बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए। बड़ी अहम बात है, मगर एक और आज अहम डेवलपमेंट हुई है, कल भी आपने ट्वीट किया था कि बात यहाँ रुकनी नहीं चाहिए, कि जब जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रेजिग्नेशन दिया तो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई आगे बढ़ाई है। आपका जाहिर है आप भी ये कह रहे थे कि ये ना हो कि आप पेंशन के साथ घर चले जाएं, इतने बड़े बड़े इल्जामात हो, तो अब लग रहा है। मगर आज जस्टिस एजाजुल एहसन का भी इस्तीफा सामने आ गया, जो 10 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। जाहिर आपकी पार्टी की बहुत रिजर्वेशंस थी, नवाज शरीफ के केसेस में वो मॉनिटरिंग जज थे, क्या मौकफ क्या आपकी पार्टी का इस सब पर? देखिए शाहजेब, सबसे जो वो बुनियादी बात है कि मियां नवाज शरीफ के साथ सबसे बड़ी ये ज्यादती हुई कि उसके खिलाफ मुकदमा सबसे बड़ी अदालत में चलाया गया, उसको अपील का राइट उससे छीन लिया गया। और फिर ये मासूफ जो आज गए हैं, जो कहते थे कि सदियों जो है ये फैसला पनामा का याद रहेगा, अब तो इनकी जिल्लत याद रहेगी ना सदियों तक। जो है वो ये साहब जो है उस वक्त किस किस्म की गुफ्तगू करते थे, और उन्होंने मॉनिटरिंग जज की हैसियत से क्या रोल अदा किया। वो तारीख तरीन जो है जो दिन थे हमारी अदलिया की तारीख में, और भी बहुत से तारीख वाकयात हुए हमारी अदलिया की तारीख में। लेकिन ये जो रिसेंट कुछ हमने अपनी माजी से ना अदलिया ने सीखा ना हमने सीखा है, बहुत कम लोगों ने सीखा है। स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी घुटनों के बल चल रहे हैं, अभी भी पूरा कद से नहीं हम खड़े हुए। लेकिन ये लोग जो है बड़ी ज्यादती इन्होंने की हुई है। ये कौमी मुजरम है, ये इस रियासत के मुजरम है ये लोग जो हैं, जिसने कल इस्तीफा दिया है, जिसने आज इस्तीफा दिया है। ये लोग जो अदल बेचते हैं, मैंने एक ट्वीट के ऊपर मिसाल दी थी, पता नहीं आप पसंद करेंगे वो मिसाल देते हुए, कि ये अदल फरोशी जो है कुछ और किस्म की जो फरोशी होती है उससे भी बदतरीन होती है। ये अदल जो है अमानत होती है, अदल जो है वो तो एक सेक्रेड ट्रस्ट होता है। उसको जब आप वायलेट करते हैं, जब ये लोग वायलेट करते हैं, ये अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं, आखिरत भी बर्बाद करते हैं। साहब, और आपका नवाज शरीफ साहब का जो बुनियादी बयानिया था जिन जजेस के खिलाफ, उनमें से एक मरकजी किरदार थे जैसे एजाजुल एहसन। आपको लग रहा है इलेक्शन में जो बयानिया ढूंढ रही थी पार्टी, वो एजाजुल एहसन के इस्तीफे से उसे कहीं ना कहीं कोई तकवीयत मिलती है, या मामला ही खत्म हो गया उनके इस्तीफे से? बिल्कुल मिलती है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारा जो भी ग्रीवेंस थी, हमारा जो भी गिला शिकवा था, हमारे जो हम जो जख्म खुर्दा थे, उन जख्म खुर्दों पे जो है खुर्दा लोगों को आज उनके कुछ सुनवाई हुई है कि ये लोग रुखसत हुए हैं। इनका ये 1-2 दिन और इंतजार कर लेते। मैं अब नहीं क्या बात करूं, ये मेरा अपना अंदाजा है और मेरी अपनी ख्वाहिश भी है, मेरी अपनी डिमांड भी है कि ये सही सालम घर नहीं जाने चाहिए। इनके तमाम तक जो है तनख्वाहें, तमाम तक जो है इनके ड्यूज जो हैं, तमाम तक मराहत जो हैं, वो आप देखें वो शौकत सिद्दीकी साहब के पल्ले क्या छोड़ा। यानी मुझे उनका पैगाम आया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं
कि किसी तरह इनका कम से कम और कुछ नहीं तो इनका जो लाइसेंस जो है प्रैक्टिस करने का वही रिस्टोर कर दें। इनके तो घर में जो है खाने के लिए इनके पास जो है रोजी नहीं है इस वक्त जो है। ये हाल था शौकत सिद्दीकी साहब का। और ये लोग जो है लाखों करोड़ और उसके बाद चेंबर की प्रैक्टिस करेंगे और वहां जो फिर जिस किस्म के खेल खेले जाएंगे। मैं लफ्ज इस्तेमाल करता, मेरा ट्वीट पढ़ लें, मैंने उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। क्या करेंगे ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।